पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे पॉलिनेशन, परागण क्या है, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन लीडिंग टू फर्टिलाइजेशन, अर्थात परागण के पश्चात निषेचन। पॉलिनेशन लीडिंग टू फर्टिलाइजेशन। परागण के पश्चात निषेचन, फर्टिलाइजेशन क्रिया। तो पिछले वीडियो में हम लोग परागण अर्थात जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर यदि वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो इस क्रिया को हम पॉलिनेशन कहते हैं, परागण कहते हैं। तो परागण क्रिया के पश्चात फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन की क्रिया होती है। तो इंटरेक्शंस बिटवीन पॉलन एंड कार्पेल, इंटरेक्शंस between pollen and carpel। पॉलन अर्थात परागकण, पराग, कार्पेल अंडक, स्त्री केसर में पारस्परिक प्रक्रिया क्या होती है, अर्थात संकर्षण क्रिया क्या होती है। तो परागण क्रिया एकदम सही प्रकार के पराग कणों के स्थानांतरित को सुनिश्चित नहीं करता है। यदि परागकण सही प्रकार का होता है तो कार्पेल उसे स्वीकार करता है, और यदि परागकण सही प्रकार का नहीं होता है, उसमें कोई त्रुटि होती है, तो कार्पेल अर्थात स्त्री केसर या अंडक जो है उसे अस्वीकार कर देता है। तो इन दोनों के बीच में जो क्रिया होती है उसे ही जो है हम पराग स्त्री केसर संकर्षण अर्थात इंटरेक्शंस बिटवीन पॉलन एंड कार्पेल कहते हैं। कि यदि परागकण सही है, ठीक प्रकार का है, तो कार्पेल उसे स्वीकार कर लेता है, और जब कार्पेल स्वीकार कर लेता है तो आगे की क्रिया अर्थात फर्टिलाइजेशन, निषेचन की क्रिया होती है। और यदि परागकण सही नहीं है तो उसे कार्पेल अर्थात स्त्री केसर जो है अस्वीकार कर देता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया बाधित हो जाती है, रुक जाती है। तो परागकण और अंडक अर्थात स्त्री केसर के बीच के इन क्रियाओं को ही हम पारस्परिक क्रिया या पराग स्त्री केसर संकर्षण क्रिया कहते हैं। फिर पराग नलिका बीजांड में कैसे प्रवेश होता है। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। एंट्री ऑफ pollen tube
इनटू ओव्यूल, बीजांड में पराग नलिका का प्रवेश। तो पीछे भी हम लोग पढ़े थे कार्पेल की संरचना, अंडप की संरचना, कैसे अंडप में जो है पराग नलिका प्रवेश करता है। तो देखते हैं एक रफ फिगर के माध्यम से कि यदि यह कार्पेल है और ये पुष्पासन थैलमस, यहाँ नीचे का फूला हुआ भाग ओवरी, और इस ओवरी में ऐसे ए ओव्यूल, तो जब किसी पुष्प के पराग कोश से पराग कण निकलकर और वर्तिकाग्र पर आकर चिपक जाता है तो इस क्रिया को हम पॉलिनेशन कहते हैं। फिर जो है पराग कण में जो जर्म पोर होता है, जिसको हमने पीछे बताया था कि एक बीजपत्री पौधों के पराग कण में एक जर्म पोर होता है तथा द्विबीजपत्री पौधों के पराग कण में 3 जर्म पोर होते हैं। तो वर्तिका पर वर्तिका द्रव को अवशोषित करके ये पराग कण अंकुरित हो जाता है और इन्हीं जर्म पोर से जो है पराग नलिका का निर्माण होता है और ये पराग नलिका ऐसे इस वर्तिका में जो है आगे की ओर जो है से वृद्धि करती हुई बढ़ती है। इसका अंतिम सिरा जो है जुड़ा रहता है। जैसे ये नलिका है तो इसमें ऐसे जो है पराग नलिका जो है वृद्धि करती है और कुछ समय पश्चात चलने के बाद ये पराग कण का जो केंद्रक है जो कि अगुणित है, एक बार समसूत्री विभाजन के पश्चात ये 2 भागों में बढ़ जाता है और फिर जो है ये पराग नलिका आगे वृद्धि करते हुए बीजांड द्वार के द्वारा प्रवेश करता। अधिकांश पौधों में जो है ये बीजांड द्वार माइक्रोपाइल के द्वारा जो है प्रवेश करता है। तो इस प्रकार के प्रवेश को बीजांड द्वारी प्रवेश कहते हैं और कुछ पौधों में ये पराग नलिका सीधे निभाग को ब्रेक करके निभाग से ही प्रवेश कर जाता है, तो इसे हम निभागी प्रवेश कहते हैं। जबकि कुछ पौधों में जो है इस ओव्यूल का जो ये अध्यावरण है, इंटेगुमेंट है, इंटेगुमेंट को ब्रेक करके तोड़ के प्रवेश करता है, तो इसे जो है हम मध्यावधि प्रवेश कहते हैं। तो इस प्रकार से ये पराग नलिका जो है बीजांड में प्रवेश करता है। फिर मध्यभागी प्रवेश, जैसे इंटेगुमेंट को तोड़कर प्रवेश कर गया, जैसे कुकुरबिटा है जिसमें लौकी, कद्दू ये सब आते हैं, इसमें मध्यभागी प्रवेश ही होता है, अर्थात इंटेगुमेंट को तोड़कर जो है प्रवेश कर जाता है। और निभागी प्रवेश भी होता है कभी कभी, लेकिन अधिकांश में जो है ये बीजांड द्वारी प्रवेश ही होता है। तो जब प्रवेश कर गया तो इसका ये जो अंतिम सिरा है जो कि जुड़ा हुआ है, इस एग ऑपरेटर से घर्षण करके टूट जाता है और इसका दोनों केंद्रक जो है स्वतंत्र हो जाता है। अलग बना रहे हैं समझने के लिए
कि जैसे ये बीजांड का अंदर जो है क्या, ये एम्ब्रियो सैक है और इसमें ये 3 जो कोशिका है, जिसे हम निभाग की ओर की कोशिका को प्रतिभागी कोशिका कहते हैं और माइक्रोपाइल की ओर की कोशिका को, इन तीनों को मिलाकर अंड समुच्चय कहते हैं। बीच की कोशिका बड़ी होती है तो अंड कोशा है। शेष 2 बगल की कोशिका सहायक कोशिका है। यहाँ द्विध्रुवी केंद्रक है, 2n द्विध्रुवी केंद्रक है। और जब ये ऐसे प्रवेश किया सहायक कोशिका और अंड कोशिका के मध्य से, तो घर्षण के कारण ये टूट जाता है या यहाँ छिद्र हो जाता है और दोनों केंद्रक जो है स्वतंत्र रूप से हो जाते हैं। फिर होता क्या भाई कि एक नर केंद्रक जो कि क्या है, अगुणित है। एक नर केंद्रक अर्थात यन, ए द्विध्रुवी केंद्रक 2n से क्रिया करता है तो बना लेता है त्रिगुणित संरचना 3n, त्रिसंलयन संरचना बना लेता है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक को आपस में मिलने की क्रिया को फर्टिलाइजेशन, निषेचन कहते हैं। और ये त्रिगुणित जो संरचना बनती है, यह त्रिगुणित केंद्रक भ्रूणपोष केंद्रक होता है। इसके चारों ओर भित्ति का निर्माण हो जाता है तो भ्रूणपोष अर्थात इंडोस्पर्म का निर्माण हो जाता है। फिर एक नर केंद्रक जो है इस अंडकोशा से क्रिया करता है, जो कि क्या है, अगुणित है अंडकोशा। तो अंडकोशा का गुणसूत्र केंद्रक यन और यहाँ an, तो बन जाता है 2n। तो नर युग्मक और मादा युग्मक को आपस में मिलने की क्रिया को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और निषेचन के पश्चात जो अंडकोशा होता है उसे हम निषिताग्र अंडकोशा या ऊस्पोर कहते हैं, या इसे ही हम जाइगोट युग्मनज कहते हैं। इस प्रकार से आवृत्ति बीजी पौधों में 2 बार निषेचन की क्रिया हुई। एक तो अंडकोशा से नर केंद्रक मिल रहा है जिससे युग्मनज बनता है और ये युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है। और एक नर केंद्रक जो है द्वितीयक केंद्रक से मिलकर त्रिसंलयन संरचना भ्रूणपोष का निर्माण करता है, जो कि भ्रूण के पोषण में सहायक होता है। तो इस प्रकार से इनमें 2 बार फर्टिलाइजेशन की क्रिया हुई, तो इसे ही हम डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन कहते हैं। फिर आगे है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, निषेचन पश्च संरचनाएं और क्या घटनाएं होती हैं, तो देखते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। पश्च निषेचन संरचनाएं और घटनाएं कि फर्टिलाइजेशन के बाद संरचना में क्या परिवर्तन होता है, कौन कौन सी क्रिया होती है, इवेंट्स होता है। तो निषेचन पश्चात ओव्यूल में और ओवरी में
अनेक परिवर्तन होते हैं बीजांड में और अंडाशय में, इन दोनों में जो है अनेक परिवर्तन होता है। जैसे पीछे हमने बताया ना कि कार्पेल में क्या होता है भाई कि कैलिक्स गिर जाता है, करोला गिर जाता है, वर्तिकाग्र स्टिग्मा गिर जाता है, वर्तिका गिर जाती है, और ओव्यूल अर्थात बीजांड जो है बीज में परिवर्तित हो जाता है, ओवरी जो है फल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये सब जो है परिवर्तन होते हैं। तो निषेचन पश्चात बीजांड और अंडाशय में जो मुख्य परिवर्तन होते हैं उनमें है भ्रूण एवं इसका विकास, भ्रूण एवं इसका विकास, एम्ब्रियो एंड इट्स डेवलपमेंट अर्थात एम्ब्रियोजेने, एम्ब्रियो एंड इट्स डेवलपमेंट अर्थात एम्ब्रियोजेने, भ्रूण एवं इसका विकास। फिर दूसरा परिवर्तन होता है भ्रूणपोष का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। फिर होता है डेवलपमेंट ऑफ सीड अर्थात बीज का विकास, एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट और फल का निर्माण। ये तीन मुख्य परिवर्तन होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एम्ब्रियो एंड इट्स डेवलपमेंट अर्थात एम्ब्रियोजेने कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो अंडकोशा होता है उसे हम ऊस्पोर अर्थात जाइगोट कहते हैं, और यह युग्मनज जो है कुछ समय तक विश्रामावस्था में जाइगोट रहता है फर्टिलाइजेशन के बाद, और कुछ समय के बाद जो है भ्रूण बनाता है। और यह भ्रूण परिवर्धन की जो प्रारंभिक अवस्था होती है वो चाहे एक बीजपत्री पौधे की हो चाहे द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण परिवर्धन की प्रारंभिक अवस्था हो, दोनों में प्रारंभिक अवस्था जो है कुछ समय के लिए एक समान होती है, चाहे वो एक बीजपत्री हो चाहे द्विबीजपत्री हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकाटिलेडनस कि द्विबीजपत्री पौधों में कैसे जो है भ्रूण का विकास होता है। तो देखते हैं भाई कि द्विबीजपत्री पौधों में फर्टिलाइजेशन के बाद, निषेचन के बाद जब एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक आपस में क्रिया कर लिया, जाइगोट बन गया, तो जाइगोट के अंदर जो गुणसूत्र है, केंद्रक है, वो क्या है? डिप्लॉयड है, द्विगुणित है, और कुछ समय तक जो है यह विश्रामावस्था में बना रहता है। अर्थात ऐसे यह है जाइगोट और उसका यह है केंद्रक जो कि डिप्लॉयड स्टेज में है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद ये बना है भाई, जाइगोट बना है, और ये कुछ समय तक जो है विश्रामावस्था में बना रहता है। फिर जो है इसमें एक बार अनुप्रस्थ विभाजन होता है, और अनुप्रस्थ विभाजन के पश्चात जो है इसमें ऊपर की ओर जो है अर्थात बीजांड द्वार की ओर कोशिका का आधार कोशिका तथा नीचे निभाग की ओर जो है कोशिका का अंतस्थ कोशिका निर्माण होता है। जो नीचे आधार की ओर जो है अंतस्थ कोशिका, एक बार जब विभाजन हुआ तो ऐसे
एक बार अनुप्रस्थ विभाजन हुआ, इसका यह केंद्रक और इसका यह केंद्रक, तो ये दो भागों में बट गया। अनुप्रस्थ विभाजन मतलब क्या, समसूत्रीय विभाजन हुआ और ऐसे विभाजन हुआ। यदि ऐसे होता तो लंब होता, लेकिन ऐसे हो रहा है, ऐसे तो अनुप्रस्थ हो रहा है, समसूत्रीय है, तो दो कोशिका बट गया। एक जो है बीजांड द्वार की ओर की कोशिका और दूसरा जो है निभाग की ओर की कोशिका। तो अंतस्थ कोशिका को आधार कोशिका जो निभाग की ओर की कोशिका है, इस निभाग की ओर की कोशिका को जो है अंतस्थ कोशिका कहते हैं, या इसी अंतस्थ कोशिका को जो है हम एम्ब्रियोनिक सेल भी कहते हैं। निभाग की ओर की इसे जो है हम एम्ब्रियोनिक सेल, भ्रूणीय कोशिका कहते हैं। और बीजांड द्वार की ओर की कोशिका को निलंबक कोशिका अर्थात सस्पेंसर सेल कहते हैं। निलंबक कोशिका कहते हैं, सस्पेंसर सेल कहते हैं। फिर क्या होता भाई कि फिर एक बार समसूत्रीय विभाजन होता है। एक बार सस्पेंसर सेल में जो है अनुप्रस्थ विभाजन होगा और एम्ब्रियोनिक सेल में जो है उदग्र विभाजन होगा। तो उदग्र विभाजन होगा तो ऐसे विभाजन हो जाएगा, यहाँ पर अनुप्रस्थ होगा तो ऐसे होगा। तो आगे जो संरचना बनेगी वह ऐसे अनुप्रस्थ विभाजन हुआ, यहाँ दो कोशिका सस्पेंसर में, और यहाँ एम्ब्रियोनिक सेल में जो है उदग्र विभाजन हुआ, ऐसे विभाजन हो गया। तो यहाँ पर भी ये दो कोशिका बन गई नहीं। तो ये जो संरचना बनी ये उल्टा कैपिटल टी आकृति की संरचना बनी, उल्टा कैपिटल टी आकृति की संरचना बनी, ऐसे ऐसे उल्टा कैपिटल टी आकृति की संरचना बनी। अर्थात ये चार कोशिका वाली अवस्था हुई और उल्टा कैपिटल टी के समान की संरचना बनी। तो इसे जो है हम बाल भ्रूण कहते हैं, यंग एम्ब्रियो कहते हैं, या प्रो एम्ब्रियो, भ्रूण के विकास के पहले की अवस्था। और यहाँ तक की अवस्था चाहे वह द्विबीजपत्री पौधा हो चाहे एक बीजपत्री पौधा हो, सब में जो है बराबर होती है। फिर इसके बाद जो है ये जो निलंबक सेल है, इस निलंबक सेल में जो है बार बार अनुप्रस्थ विभाजन होता है और बार बार अनुप्रस्थ विभाजन होने के कारण जो है इनमें जो कोशिकाओं की संख्या होगी वो 6 से लेकर और 10 तक की कोशिकाओं की संख्या हो जाती है। बार बार के अनुप्रस्थ विभाजन के कारण 6 से लेकर और 10 तक की इनकी संख्या हो जाती है। तो सबसे ऊपर की जो कोशिका होती है उसे होस्टोरियल सेल, चुस्कांग कोशिका कहते हैं। और नीचे की जो अनुप्रस्थ सस्पेंसर सेल की जो नीचे की कोशिका होती है इसे हम हाइफी कहते हैं। नीचे की कोशिका को हम हाइफी कहते हैं, ठीक है। और फिर जो है यही हाइफी जो है मूलांकुर का निर्माण करता है। फिर ये जो है इनमें एक बार अनुप्रस्थ विभाजन होता है, तो अनुप्रस्थ विभाजन के कारण जो है ये 4 कोशिका बन जाती है, ऐसे 4 कोशिका बन जाती है। और एक बार जब परिणत विभाजन होता है, ऐसे ऐसे विभाजन होता है, परिणत परिधि की ओर का विभाजन होता है, तो ये 8 कोशिका की अवस्था बन जाती है। और फिर ये 8 कोशिका की अवस्था, जैसे यहाँ किनारे कुछ कोशिकाएं व्यवस्थित हो जाती हैं, जो बाहर जो है एक्टोडर्म का निर्माण करती हैं,
त्वचा जन का निर्माण करती हैं और अंदर की ओर जो है पेरिव्लेम रंभ कोशिका का निर्माण हो जाता है। फिर जब इसमें विभाजन होता है तो विभाजन के पश्चात आगे जो है इनकी कोशिकाओं की जब संख्या बढ़ती है रंभजन और परिरंभ की, तो विभाजन के पश्चात जो है केवल हम नीचे कैसे बना रहे हैं, ये ऐसे जो है हृदयाकार संरचना हो जाती है। ऐसे ये सस्पेंसर सेल है, ऐसे ये सस्पेंसर सेल है, ये हृदयाकार संरचना। और फिर जब कोशिका बार बार विभाजित होती रहती है तो ऐसे ये हृदयाकार संरचना जो है ऐसे परिवर्तित हो जाती है, ऐसे परिवर्तित हो जाती है। तो यही जो है ये दो बीजपत्र अंकुरण के पश्चात, बीज के अंकुरण के पश्चात ये दोनों बीजपत्र जो है बाहर निकलते हैं और यहाँ हाइफी से जो है मूलांकुर निकलता है, यहाँ से हाइफी से मूलांकुर निकलता है और ये बीजपत्र बाहर हो जाता है। तो ये द्विबीजपत्री है। तो इस प्रकार से जो है द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास होता है। फिर अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे जो है एक बीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास होता है।